नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का है और उसमें आप लोगों को पता है कि हम अटेंशन के बारे में देख रहे हैं। तो अटेंशन के मॉडल्स के बारे में जब हम देख रहे थे तो उसमें आज हम देखने वाले हैं समर्थता मॉडल के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों, चलते टॉपिक की ओर। उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। बात करते हैं समर्थता मॉडल की। तो देखिए, समर्थता मॉडल है तो उसका जो शुभारंभ है यानी कि ध्यान की जो सैद्धांतिक व्याख्या करने की दूसरी अवस्था का जो शुभारंभ, ये दूसरी अवस्था मानी जाती है। और दूसरी अवस्था का शुभारंभ कानमैन के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी अटेंशन एंड एफर्ट, तो उससे हुआ था। ओके, अब देखिए, कानमैन का मानना क्या था कि चयनात्मक ध्यान जो होता है वो कार्य में, हमारे जो कार्य होते हैं उसमें जो मार्ग विरोधी व्याख्या करते हैं वो इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह कार्य व्यक्ति से क्या आशा रखता है या फिर किस तरह की मांग करता है, उस पर ये बात जो होती है वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये बात किसने बताई? कानमैन ने बताई। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि सेंटेंस दिया जाता है, आपको पता है कि अभिकथन दिए जाते हैं और फिर तर्क दिया जाता है ना। तो इसके जो अभिकथन और तर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके की थियरी में से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, कानमैन ने क्या बताया, फिर से बता दे रही हूँ। उन्होंने बताया कि जो हमारा ध्यान होता है, जो भी जिस पर भी हम ध्यान देते हैं, जो कार्य करते हैं, ध्यान देकर कार्य करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मार्ग विरोधी जो व्याख्या है, मार्ग विरोधी बात होती है, वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। लेकिन इम्पोर्टेंस क्या होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमसे क्या आशा रखता है, वो हमसे क्या उम्मीद रखता है, वो हमसे किस तरह की मांग करता है, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये बात किसने बताई? कानमैन ने बताई। ओके, अब देखिए, कानमैन का जो मॉडल था उनके अनुसार क्या था कि व्यक्ति को एक साथ कई प्रकार के कार्य करने होते। ओके, तो जब हम कई प्रकार के कार्य करते हैं यानी कि एक साथ कई प्रकार के कार्य करते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना होता है? वांछित मानसिक प्रयास करने पड़ते हैं। वांछित यानी जो उसके जो भी कार्य है उसके रिलेटेड है। ओके, यानी कि इच्छनीय है, उसके रिलेटेड है। जिस भी कार्य के रिलेटेड जो भी हमारा मानसिक प्रयास करना होता है तो वो हम मानसिक प्रयास जो कर रहे हैं वो किसके आधार पर करेंगे? हम जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर करेंगे। ओके, तो वो मानसिक प्रयास करने की एक क्षमता होती है हम में। वो क्षमता कैसी होती है? सीमित होती है। ये बात कानमैन के जो मॉडल है, समर्थता मॉडल, ये मॉडल ही बता रहा है। ओके, तो इस मॉडल क्या बता रहा है, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि व्यक्ति जो होते हैं वो एक साथ कई प्रकार के कार्य करते हैं तो उस टाइम उस कार्य के रिलेटेड जो भी वांछित मानसिक प्रयास होते हैं उसकी जो क्षमता होती है प्रयास करने की, मानसिक प्रयास करने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? सीमित होती है। ओके, और उसकी निश्चित सीमा की हमें वहाँ पर आवश्यकता भी होती है। ओके, ये बात बताई थी इस मॉडल ने, समर्थता मॉडल ने। अब देखिए, इसी समर्थता मॉडल का अगर आपको दूसरा नाम पूछा जाए तो संज्ञानात्मक युक्ति या तो फिर इसे संज्ञानात्मक समर्थता की संज्ञा भी दी जाती है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये युक्ति संज्ञानात्मक युक्ति क्यों बताया गया है? तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को किसी उद्दीपक पर अगर ध्यान देना होता है तो इन क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक जो क्षमताएं, प्रयास होती है, उस मानसिक प्रयास की जो क्षमता होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है ना। तो ऐसी युक्ति या क्षमता कैसी होती है? सीमित होती है। और उद्दीपक का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? अगर जटिल होता है, उद्दीपक का जो स्वरूप होता है वो जटिल होता है तो क्या होता है? ऐसी युक्ति, ऐसी जो मानसिक प्रयास की जो क्षमता होती है उसकी आवश्यकता भी हमें ज़्यादा पड़ेगी, है ना। हमारे सामने जो भी उद्दीपक, अगर कोई उद्दीपक ऐसा जटिल होता है तो हमें मानसिक प्रयास ज़्यादा करने पड़ते हैं ना। अगर कोई उद्दीपक सरल है तो वहाँ पर हमें मानसिक प्रयास ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चन दिया जाता है
तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपने मानसिक प्रयासों को वहाँ पर सतत लगा देंगे और फिर क्या होगा, वहाँ पर अगर वो जो रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, आपको रीजनिंग समझ में ही नहीं आती है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको मानसिक प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, है ना। तो ये क्या बात हुई, यही ये मॉडल बता रहा है कि आपके सामने जो अगर उद्दीपक अगर जटिल होता है तो आपको मानसिक जो प्रयास करने की जो युक्ति होती है, जो क्षमता होती है, उसकी आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। ओके। और फिर अगर ये जटिल उद्दीपक भी एक साथ अलग, मान लीजिए आपके सामने एक ही नहीं, आपके सामने मान लीजिए मैं आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी दे देती हूँ, साथ में आपको मैथ्स का भी क्वेश्चन दे देती हूँ। अब देखिए मैथ्स और रीजनिंग आपको आता नहीं है, अब आपके सामने दो उद्दीपक हो गए, लेकिन कैसे हो गए, दोनों ही आपके लिए जटिल है ना। यानी कि एक से ज़्यादा जटिल उद्दीपक अगर आपके सामने आता है तो आप क्या करोगे, उन दोनों को वितरित कर देंगे। यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके मानसिक प्रयास की जो क्षमता है उसका क्या कर देंगे, वितरण कर देंगे। यानी कि पहले आप रीजनिंग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, रीजनिंग को सॉल्व करेंगे या तो फिर मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ओके। तो ये बात यहाँ पर इस मॉडल में बताई गई है कि व्यक्ति के सामने जब जटिल उद्दीपक अनेक होते हैं तब वो क्या करता है, अपनी जो मानसिक जो भी मानसिक प्रयासों की जो क्षमता होती है, युक्तियाँ होती है, उसे क्या कर देता है, उसे वितरित कर देता है, उसे क्या कर देता है, वितरित कर देता है, वितरण कर देता है उसका। और उसके अनुसार क्या होता है कि धीरे धीरे वो इसी जो भी आपको जो जटिल उद्दीपक आपके सामने हैं उस पर आप अच्छे से ध्यान दे पाते हो उसका वितरण करने के बाद। ओके। तो इसी कारण इसी समर्थता मॉडल को क्या कहा जाता है, ध्यान का युक्ति वितरण मॉडल भी कहा जाता है। ओके। तो यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाए कि ध्यान का युक्ति वितरण मॉडल किससे कहा जाता है, किस मॉडल को कहा जाता है, तो समर्थता मॉडल को कहा जाता है। अब आपको इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, जो मैंने अभी आपको बताई कि आपके सामने तो ज़्यादा जटिल उद्दीपक होते हैं, तो उन उद्दीपकों को उन उद्दीपकों पर ध्यान देने के लिए आप क्या करेंगे, अपने जो मानसिक प्रयास है उसकी जो क्षमता है, उन युक्तियों को आप वितरित कर देंगे और वितरण करके आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसे युक्ति वितरण मॉडल भी कहा जाता है। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस मॉडल में युक्तियों की जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है। आप कितनी मानसिक जो आपकी मानसिक प्रयासों की जो युक्ति है वो कितनी संख्या में उसे यूज़ करेंगे, या फिर जो क्षमता है उसकी कितनी मात्रा में आप यूज़ करेंगे, ये मात्रा कोई फिक्स नहीं होती, यानी कि निश्चित नहीं होती। यह युक्ति की संपूर्ण संख्या जो व्यक्ति को किसी भी समय उपलब्ध होती है और अंशतः व्यक्ति के उत्तेजन स्तर से निर्धारित होती है। आप कितने उस उद्दीपक से कितने उत्तेजित हैं उस पर ये बात निर्भर करती है। अगर आप ज़्यादा उत्तेजित होते हैं तो आपकी जो भी युक्तियों की जो संख्या होगी वो कैसे होगी, कम होगी, है ना। मानसिक प्रयास जो होंगे आपके वो कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको वो उद्दीपक जो है उत्तेजित कर रहा है, और आपके लिए अगर सरल है वो उद्दीपक तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मानसिक प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जटिल उद्दीपक है और आपको इतना उत्तेजित नहीं कर रहा है तो फिर जाकर वहाँ पर क्या होगी, आपके मानसिक प्रयास की जो शक्ति होगी, क्षमता होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके। तो ये बात भी यहाँ पर समर्थता मॉडल में बताई गई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जिस उद्दीपक पर कार्य सर्वाधिक संज्ञानात्मक क्षमताएं वितरित होती है, जहाँ पर हमारी जो संज्ञानात्मक क्षमताएं ज़्यादा वितरित होती है उस पर व्यक्ति का ध्यान क्या होगा, सबसे पहले जाता है। ये बात भी समर्थता मॉडल में बताई गई है। यानी कि आपका मान लीजिए आप जहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आपके ये एक उद्दीपक है, उस पर आपका अगर ध्यान ज़्यादा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने मानसिक प्रयासों को जो वितरित किया है, क्षमताओं को जो वितरित किया है वो क्या है, अधिक मात्रा में किया है, इसीलिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हो। अगर आपके सामने
किसी उद्दीपक पर ध्यान नहीं दे पाते, तो इसका कारण क्या होता है कि आप उस पर मानसिक जो आपका प्रयास है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। आप जो आपका मानसिक प्रयास को जो आप वितरित कर रहे हैं वो आप कम कर रहे हैं। अगर ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आपको वो उद्दीपक पर आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। जैसे कि रीजनिंग है, तो अगर मान लीजिए आपने 1-2 बार उसे ट्राई किया लेकिन आपको वो आया नहीं, ओके, तो फिर आप क्या करते हैं, चलिए 2 बार ट्राई किया, मुझे नहीं आता है तो अब मुझे नहीं करना है। तो ये क्या बात हो गई, आपने अपनी जो मानसिक प्रयास की जो क्षमता थी उसे ज़्यादा वितरित नहीं की। लेकिन नहीं, आप ये सोचेंगे नहीं यार चलिए 2 बार गलत हुआ है, अभी ट्राई कर लेती हूँ, तो फिर आप तीसरी बार ट्राई करते, चौथी बार ट्राई करते, 5वीं बार ट्राई करते, जब तक आपको ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपका सही नहीं होता है तब तक आप प्रयास करते रहते। तो ये क्या हुआ, ये जो आपने प्रयास किए ये आपने क्या किया, इसका वितरित तो किया, इसका वितरण तो किया, तो कितनी बार, बहुत ज़्यादा बार वितरण किया। तो जैसे जैसे आप उसका वितरण ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे उस पर आपका ध्यान जल्दी जाएगा। जैसे ही आपने ज़्यादा वितरित किया अपनी मानसिक क्षमताओं को, तो जैसे जैसे वितरित ज़्यादा किया तो वहाँ पर क्या होता है, एक टाइम पर आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो गलत हो रहा था, वो अभी सही हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर ये आपने बहुत सारे प्रयास करके अगर इसे सॉल्व किया है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे, है ना, बीच बीच में जितने भी प्रयास किए उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस हुए होंगे। तब दूसरा अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दे देंगे तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत सारे प्रयास किए ना, उसी प्रयास से आप कुछ ना कुछ सीखे हैं, है ना। तो ये बात समर्था मॉडल में बताई गई है कि जितना भी आपका वितरित मानसिक प्रयास का जो वितरण होता है वो ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, आपका ध्यान उस उद्दीपक पर ज़्यादा जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, चलिए उसके बाद देखते हैं जो संज्ञानात्मक क्षमता मॉडल। देखिए इसे संज्ञानात्मक समर्था मॉडल भी कहा जाता है। ओके, आपको यहाँ पर 3 नाम याद रखने हैं समर्था मॉडल में। एक समर्था मॉडल है, दूसरा नाम उसका है संज्ञानात्मक समर्था मॉडल, और तीसरा नाम मैंने आपको बताया युक्ति वितरण समर्था मॉडल। ओके, तो ये 3 नाम आपकी समर्था मॉडल के ही हैं। चलिए संज्ञानात्मक क्षमता मॉडल का जो पूर्व कथन है उसके बारे में सोच लेते हैं। उसके बारे में कुछ पूर्व कथन किए गए, यानी कि पूर्व कल्पना की गई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहली पूर्व कल्पना ये की गई कि एक समय में व्यक्ति को 2 तरह के कार्यों को उस वक्त तक ही कर पाता है जब तक क्या होता है, उन कार्यों द्वारा मांगी गई जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो प्राप्त होने वाली संज्ञानात्मक क्षमता के अंदर होती है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि आप 2 कार्य एक साथ 2 कार्यों पर तब तक का ध्यान दे पाएंगे जब तक उसकी जो हमारी मानसिक प्रयासों की जो क्षमता होती है, उसकी जो लिमिटेशन होती है, वहाँ तक अगर उसकी सीमा आती है तो वहाँ तक आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए ये उसकी सीमा है और यहाँ तक अगर आप यहाँ पर आपकी सीमा तक आप ध्यान दे पाते हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसकी सीमा के बाहर अगर आप ध्यान दे पाते हो तो यहाँ पर क्या होती है कि आपकी यहाँ पर कार्य का जो निष्पादन होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, वो क्या हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ तक इसमें अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही सीमा के पार हो जाएगी तो वहाँ पर फिर भले ही यहाँ पर बढ़ता जा रहा है आपका जो मानसिक क्षमता, जो मानसिक प्रयास है वो बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जाए, लेकिन सीमा से बाहर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके परफॉर्मेंस में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ओके, ये बात आपकी ये पूर्व कल्पना संज्ञानात्मक क्षमता मॉडल में बताई गई है। दूसरी बात बताई गई है, जब व्यक्ति 2 तरह के कार्य एक ही साथ करने का प्रयास करता है तो उसमें से किसी एक कार्य पर उसका निष्पादन उस समय समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा जब संशोधित करने की मांग का पूर्ण योग व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता से अधिक होगा। यही बात मैंने बताई। पहली बात मैंने क्या बताई, यहाँ तक अगर आपकी ध्यान देने की जो मानसिक प्रयासों की जो क्षमता होगी जैसे जैसे बढ़ेगी वो क्या हो जाएगी, वो वहाँ पर बढ़ती जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में यहाँ पर क्या बताया गया, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है
है तो वहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या तो फिर समाप्त हो जाएगा। ओके, ये दोनों बात क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या बताई, वितरण नीति लचीली होती है, तो यहाँ पर उद्दीपकों की नई नई मांग के आधार पर उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे उसमें क्या होता है, लचीलापन होता है, जो भी हम उद्दीपकों को जो वितरित करते हैं वहाँ पर आपको वहाँ पर औपचारिकता नहीं होती है। ओके, यहाँ पर आप अपनी तरह से उसे वितरित करते हैं। जितने मान लीजिए 2 उद्दीपक है आपके सामने, रीजनिंग और मैथ्स, तो इनमें से किसको चुनना ये आपकी मर्जी की बात है। दोनों को चुनना तो है ही आपको, आपके सामने दोनों तो आ गए हैं। ओके, चयनात्मक ध्यान में ये दोनों आपके सामने आ गए, लेकिन इनमें से भी, इन दोनों में से आपको किसको चुनना है वो आपकी मर्जी की बात है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, लचीलापन हो गया। तो यहाँ पर जो लचीलापन होता है उससे, उसके आधार पर क्या होते हैं, उद्दीपकों की नई नई मांग के आधार पर यहाँ पर परिवर्तन आता रहता है। मान लीजिए पहली बार आप मैथ्स पर ध्यान देना चाहते, दूसरी बार आप रीजनिंग पर ध्यान देना चाहते। अब देखिए दूसरे दिन फिर से आप यही टॉपिक लेकर बैठते, तो आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैथ्स के पहले आपने अगले दिन क्या किया था, मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन आज आप ये करने वाले कि मैं आज रीजनिंग पर ध्यान दूंगी और फिर मैथ्स पर। तो ये क्या हुआ, आपका जो उद्दीपक की जो मांग होती है, नई नई मांग, उस पर के आधार पर यहाँ पर परिवर्तन किया गया। यानी कि पहले दिन आपने मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दिया और फिर रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन आप रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हो और मैथ्स पर कम ध्यान देते हो। तो इसमें आपने क्या किया, परिवर्तन किया। ओके, तो ये बात आपके समर्थता मॉडल में बताई गई। आई होप समर्थता मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर समझने जाओ तो यहाँ पर देखिए बुक्स की जो लैंग्वेज अगर समझने जाओगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर मैं सरल भाषा में आपको बता दूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम जो मानसिक प्रयास करते हैं उस प्रयासों की क्षमता के बारे में यहाँ पर बताई गई कि जितनी भी आपके मानसिक प्रयासों की जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आपका ध्यान क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। ओके, लेकिन उसकी सीमा के बाहर अगर चली जाती है वो मानसिक प्रयासों की क्षमता, तो वो क्या होता है कि आपका वहाँ पर ध्यान, जो उद्दीपक पर ध्यान गया हुआ है वो भी क्या होगा, उस पर आपका ध्यान कम होने लगेगा। ओके, ये बात यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समर्थता मॉडल समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेप्शन के बारे में। ओके, तो परसेप्शन के रिलेशन परसेप्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम प्रत्यक्ष संकेत अनुसंधान और अभिज्ञान के सिद्धांत जो है उसके बारे में अब कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।